गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। टेस्ट हो गया टेस्ट? यस सर। चलो Yes, बताओ भाई, sir. इंडिविजुअल स्कोर और पूरे ओवरऑल स्कोर बताओ टेस्ट का चैट बॉक्स में जल्दी से। कृष्णा 150, 535। वेरी गुड कृष्णा, बाकी सब्जेक्ट में थोड़े से कम है। तारिक 660, वेरी गुड तारिक, वेरी वेरी गुड तारिक, मतलब काफी इम्प्रेस। आपके सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे स्कोर हैं। ठीक है, कीप इट अप। ध्यान रखें यहाँ से नीचे गिरने नहीं थे, उसी रेंज में कम से कम आते रहे। विवेक 160 एंड 520। विवेक ओवरऑल किसी सब्जेक्ट में कम आ रहे हैं आप उसमें प्लीज एक बार ध्यान दें। फिजिक्स इज गुड। शर्मीन 607, 165, वेरी गुड। बाकी लोग आकाश 155, 660, वेरी गुड। सानवी 657, 160, वेरी गुड। अनुभव 167, 630, क्या बात है, सभी ने पढ़े यार इस बात तो। प्रियांशु 140, 600, वेल डन। निखिल 156, 565। निखिल ओवरऑल थोड़ा सा और देखें किस सब्जेक्ट में कम रह गए। फिजिक्स इज गुड। शुभम वेरी वेरी गुड। शुभम 165, क्या बात है भाई, पेपर इजी आया था क्या इस बार? विशाल ओवरऑल कम हो गए। विशाल पांडे ध्यान दें थोड़ा अदर सब्जेक्ट्स में कहाँ कम आ रहे हैं। ओके सर। इशिका 150, 585, गुड, वेरी गुड। इशिका थोड़ा 600 क्रॉस करने की कोशिश करें, अच्छे मार्क्स है वैसे। देखें कहाँ पे कमी रह रही है। प्रत्यक्षा मिश्रा 142, गुड। फिजिक्स में तो अच्छे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स क्या पता नहीं। हाँ भाई, पेपर इस बार इजी आएगा, सभी सभी में सबके स्कोर ओवरऑल काफी अच्छे हैं। यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए देन आगे बढ़ते हैं। पेपर में कोई डाउट? यस सर। जल्दी से स्क्रीन शेयर करें। सर ये वाला क्वेश्चन। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ भाई, कौन सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं? आप पढ़ के बताओ आकाश, यार तुम पता नहीं कौन सा वर्जन यूज करते हो, टैब वैब का दिखता भी नहीं है ढंग से। सर Two टू पार्ट। particles tied to different strings are whirled in a horizontal circle as shown. The ratio of the lengths of the strings are strings so that they complete their circular path equal time period. हाँ भाई साहब, टाइम यस पीरियड निकालना है इसमें, है ना? तो देखो ऐसा है, एंगल दे रखेंगे कुछ। यस सर। क्या क्या एंगल दे रखे हैं बताना। 30 डिग्री और 45 डिग्री एक 45 डिग्री होगा और एक 30 डिग्री वाला। होगा ना। यस सर। ये L1 है और ये L2 है, या ये L1 होगा ये L2 होगा, जैसा भी होगा उससे आप देखो। ये यस 30 डिग्री मान, आपने बोला दोनों का टाइम पीरियड कैसा है, सेम है। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे जरा देखो। टाइम पीरियड के लिए आपको स्पीड चाहिए। मैंने कहा देखो सर, इस पार्टिकल पे फोर्सेस बैलेंस करके देखो। इस पार्टिकल पे एक फोर्स लग रहा होगा टाइम टेंशन ऊपर, और नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, यही दो फोर्सेस हैं।
सर सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल तो बेटा रिजल्टेंट होता है, सेंट्रीपिटल कोई फोर्स थोड़ी ना होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई प्रोवाइड कराएगा, अब वो कौन प्रोवाइड कराएगा वही तो देखना है। ओके सर। गेटिंग माय पॉइंट? उसको सर्कुलर मूव कराने के लिए एक फोर्स है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा, लेकिन वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा अभी पता नहीं मुझे, वही तो निकालना है। वो तो जैसे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं ना, तो मास इनटू एक्सेलरेशन कोई फोर्स नहीं होता है, वो तो सबका रिजल्टेंट आता है। ऐसी सेंट्रीपिटल भी आपका एक रिजल्टेंट फोर्स चाहिए होगा। मैं क्या इस टेंशन के दो कंपोनेंट करोगे सर, एक ऐसा और एक ऐसा, क्योंकि एक्सेलरेशन आपको इस डायरेक्शन में चाहिए। ये एंगल 30 है तो ये भी एंगल 30 होगा, तो यहाँ पर आएगा टी साइन 30 और ये आएगा टी कॉस 30। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, मतलब टी कॉस 30 किसके बराबर होगा, mg के बराबर, तो आप इसको ऐसे लिख देते हो टी कॉस 30 इक्वल टू mg। और इस डायरेक्शन में केवल यही है जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा, तो आप बोलोगे टी साइन 30 इक्वल टू mg स्क्वायर बाय r। डिवाइड कर दो तो tan 30 की वैल्यू आ गई v स्क्वायर बाय r। सिमिलरली आप यहाँ करोगे तो tan 45 की डिग्री की वैल्यू आ जाएगी v2, मान लो इसको v1 बोल देते हैं, ठीक है। दोनों के रेडियस सेम दे रखे हैं शायद, है ना। आपने बोला टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2πr/v। सर टाइम रेडियस। कोई बात नहीं, वो वैसे भी कैंसिल। हाँ क्या बोल रहे हो, रेडियस सेम है क्या अलग अलग है? सर सेम ही है। सेम ही है ना, बस खत्म बात। दोनों के टाइम पीरियड सेम दे रखे हैं, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होती है 2πr/v। यहाँ से टाइम पीरियड निकाल लो, यहाँ से मतलब v की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से v की वैल्यू निकाल लो, इक्वेट कर दो, ठीक है। नहीं सर बेटा उस। रेडियस सेम नहीं है, रेडियस चाहिए शायद। सर ये सेम नहीं है रेडियस, वो तो L1 sin 30 और L1 L2 हाँ से जी, निकला था। एल वही वही कहता, रेडियस को तो आपको निकालना पड़ेगा इनके टर्म्स में। इनकी लेंथ है देखो L2 और ये L1, तो यहाँ से अगर देखो इस लेंथ के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इस लेंथ के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। देखो ये L2 है तो ये एंगल हो जाएगा, देखो ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, तो ये L2 है, ये L2 cos 45 हो जाएगा आपका रेडियस इस केस में। और यहाँ पे L1 cos 30 हो जाएगा रेडियस, तो R की वैल्यू L1 और L2 के टर्म्स में रख दोगे और दोनों के टाइम पीरियड हो जाएगा तो इक्वेट कर दोगे, ठीक है। टाइम पीरियड की वैल्यू यहाँ पे रखो, देखो पहले केस में आपको R की वैल्यू रख देना कितनी है, V की वैल्यू उठा के यहाँ से रख देना और दोनों के टाइम पीरियड हो गया कर देना, इक्वेट कर देना, तो आपको L1 और L2 का रेशियो आ जाएगा। आकाश हो पाएगा ये क्वेश्चन? यस सर हो जाएगा। चलिए और बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 18। आकाश जरा शेयर करना स्क्रीन। The two fixed frictionless inclined plane make an angle 30 degree and 60 degree with the vertical, है ना, as shown in figure. Two blocks A and B are placed on the two planes. What is the relative vertical acceleration of A with respect to B? दोनों ही एक्सेलरेशन के वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेना। इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा A इंटू जी। A की वैल्यू कितनी होगी, G साइन 30, 30 है 60 है पहला वाला, शायद साइन 60 है शायद पहला तो। और दूसरे केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा G साइन 30। अब देखिए जो एक्सेलरेशन है वो इधर की डायरेक्शन में, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इस डायरेक्शन में एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो मुझे तो कौन सा वाला कंपोनेंट चाहिए, मुझे ये वाला कंपोनेंट चाहिए वर्टिकल वाला। तो वर्टिकल वाला इसका निकालोगे, वर्टिकल वाला दूसरे का निकालोगे, दोनों का रिलेटिव चाहिए, तो A1 माइनस A2 या A2 माइनस A1 हो जाएगा।
सर इसमें समझ में आ रहा ऐसे है? नहीं होगा कि जो वर्टिकल है वो तो दोनों की एक्सेलरेशन मतलब वर्टिकल में तो जी होनी चाहिए। नहीं, क्यों होनी चाहिए जी बेटा वर्टिकल में? क्यों होनी चाहिए जी? क्या केवल इस पे एक ही फोर्स लग रहा है एम जी, या और भी कोई फोर्स लग रहा है? सर और तो नॉर्मल लग रहा है। नॉर्मल लग रहा है ना? तो वर्टिकल डायरेक्शन में केवल अगर एम जी लग रहा होता तो दोनों का एक्सेलेरेशन जी होता। वर्टिकल डायरेक्शन में भी दो कंपोनेंट आ रहे हैं भाई साहब, नॉर्मल का कंपोनेंट एक ऊपर भी तो आएगा। यस सर, हाँ। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन जी नहीं आएंगे दोनों के, देखो यहाँ से निकाल के देखो, अलग अलग आएंगे। ओके सर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ जी, नेक्स्ट। और कोई? सर क्वेश्चन नंबर 15 में डाउट था एक। 15? यस सर, मैं करती हूँ आकाश पेपर जरा में। क्लियर करना कौन सा क्वेश्चन बोला जा रहा है। बंद कर देता है हर बार तू, ऊपर रहने दिया कर उसको। A marble block of mass 2 kg lying on the ice when given a velocity of 6 meter per second is stopped by friction in 20 seconds, then the coefficient of friction is। बेटा क्या बताऊं इसमें? सर मुझे ये पूछना था कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू न्यू एन करके तो आ जा रहा है इसका आंसर, बट इसमें जो 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे रखी है तो वो वाली फोर्स तो हमने अप्लाई नहीं करी सॉल्यूशन में, उसके बिना ही लगाया आ रहा है मतलब आंसर। तो वो क्यों नहीं करते हम? लाइक नहीं, मैं ऐसे नहीं होना चाहिए समझा कि नहीं फोर्स आपकी माइनस बात। फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए करके। हाँ, लेकिन हॉरिजॉन्टल फोर्स तो केवल एक ही लग रहा है ना, केवल फ्रिक्शन। क्यों सर? जो हमने बोला कि हमने खुद दी है ना वो वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड वाली ब्लॉक को, तो फिर मतलब कुछ तो फोर्स लगाई होगी ना। नहीं नहीं बेटा, क्यों लगाई होगी? वो बॉडी चल रही है 6 मीटर पर सेकंड से, मैंने धक्का देके छोड़ दिया ना। अब वो 6 मीटर पर सेकंड चल रही है, अब मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, तो फ्रिक्शन के लिए लग रहा है ना, और कैसे लगाओगे? आप तो बोलोगे मतलब इनिशियल कंसिडर नहीं वेलोसिटी। करनी, वो बस यही पूछना था मुझे। हाँ, इनिशियल 6 मीटर पर सेकंड है, फाइनल 0 है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा v इक्वल टू u प्लस at से, और मास इनटू एक्सेलरेशन को फ्रिक्शन से इक्वेट कर देना, तो वहां से भी आंसर आना चाहिए। हाँ सर, वो तो हो गया था। बस। सर क्वेश्चन 39। 13? 39, 39। 39 आकाश, 39 सेकंड। सर ये लो। In non-inertial frame, the second law of motion is written as F equal to। हाँ भाई साहब, इसमें क्या बताऊँ? सर इसमें मतलब ये जो एक्स एम ए है उसमें जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम से जो हमने एक्सेलरेशन देखी है वो वाली है ना। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, वही हो गया, वही होनी चाहिए। तो फिर सर इसमें ये मतलब इसीलिए होगा नहीं आंसर, क्योंकि जो टोटल फोर्स हम देखेंगे वो मतलब एफ प्लस सूडो फोर्स हम लगा देंगे उस पर और वो इक्वल होगा मास इनटू जो हम एक्सेलरेशन देख रहे हैं उसके। एग्जैक्टली, लिखवाया हुआ था ना सब। सूडो का एग्जांपल क्या था, याद है? यस सर। सर पता नहीं थोड़ा ऐसे लग रहा था कुछ गड़बड़ हो रही है इस क्वेश्चन में, ऐसे डाउट नहीं सा नहीं लग नहीं, रहा था। ना 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 ना, सही कह रहे सर वैसे इसमें जो हो। सूडो फोर्स होती है क्या वो हुआ? तो माइनस होती है, तो हमें प्लस करके नेगलेक्ट करना पड़ेगा ना उसे Your तो। voice is breaking. Your voice is breaking. I can't hear you properly. What are you saying? सर जो सूडो फोर्स जब लगाते हैं तो उसमें हाँ, एम ए माइनस एम ए नोट करते थे, मतलब सूडो फोर्स माइनस हो जाती थी उसमें, तो फिर हमें उसमें प्लस करनी पड़ती थी ना सूडो फोर्स, अगर रियल वाला हमें चाहिए होता था मतलब वो आप देखने के गलत लिए। समझ रहे हो।
एक्चुअली ऐसा लिखते थे, देखो याद करो, आपने बोला ये उस पर फोर्स लग रहा है, मान लो सूडो फोर्स इधर लग रहा है, आप बोलते हो इस डायरेक्शन में जो रिलेटिव एक्सेलरेशन आपको दिखाई दे रहा है वो आपको ए आर है, तो आप क्या लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे एफ माइनस एफ पी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन रिलेटिव, ये इक्वेशन तो लिखोगे। यस सर। अगर ऑब्जर्वर मैंने माना है ना, ऑब्जर्वर किधर की तरफ जा रहा है, अगर ऑब्जर्वर जा रहा है आपका इस डायरेक्शन में, सर फिर तो ये उधर जाके प्लस ही हो जाएगा। क्या हो गया? सर फिर तो ये उधर जाके प्लस ही हो जाएगा ना, एफ पी सूडो फोर्स वाला। बिल्कुल। तो फिर सर उसमें आंसर दे रखा है, माइनस करके दे रखा है आंसर तो उसमें। सर क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्शन तो नहीं बताई, तो फिर हम कैसे साइन कंसीडर कर सकते हैं? अच्छा, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। यस सर। हाँ करेक्ट, राइट। सर, ये हो सकता है कि वो एफ वेक्टर और एफ पी वेक्टर लिखना चाह रहे हो, इसलिए सिर्फ प्लस का साइन ही लगाया है, जो एफ पी हाँ वेक्टर करेक्ट है वो करेक्ट, प्लस का सही करो साइन है सही ना। करो, वेरी वेरी गुड। नहीं नहीं, आप यू आर राइट, यू आर राइट। वो सिर्फ और उसमें बात कर रहे हैं, मैंने कहा इस पर नेट फोर्स निकालोगे तो क्या निकालोगे, दोनों फोर्स का रिजल्टेंट लोगे ना, ऐसे लिखोगे सर लेकिन ऐसा तो वेक्टोरियल फॉर्म में। सर ऐसा तो उसमें नहीं लिखा ऐसा नहीं तो है। नहीं, वो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड तरीका तो यही होता है ना, वेक्टोरियली तो ऐड लिखोगे आप जब भी लिखोगे, तो सर थोड़ा लेकिन उसको हाईलाइट करना चाहिए था, नो डाउट नो डाउट, उन्हें हाईलाइट करना चाहिए था, ठीक है, मैं बिल्कुल उस चीज पर एग्री कर रहा हूँ, बट वो एग्जैक्टली वो इसी चीज को मान कंफर्म करना चाहता ओके सर। सर एक और डाउट। हूँ। हाँ जी। सर ये वाला क्वेश्चन। Hollow cylinder is rotated what is the minimum coefficient of static friction between block and mass and to capture, अरे यार ये तो किया हुआ है यार क्वेश्चन, आपने बोला कि सर देखो ये जो इनर वॉल है यहाँ पे एक मास रखा हुआ है, आप बोलते हो कि पूरा का पूरा जो सिलेंडर है वो रोटेट कर रहा है, जो सिलेंडर है वो ऐसे रोटेट कर रहा है मान लो ओमेगा से, ठीक है, जब ये सिलेंडर अगर ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा तो डेफिनेटली आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा, अगर वो इसके यस साथ रोटेट कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या चाहिए होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा, यस है ना, सर। यस सर। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा यहाँ पे, नॉर्मल, यस सर नॉर्मल। करेक्ट, और आप बोलते हो स्लिपिंग ना होने के लिए इसका मतलब फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा और एमजी नीचे लग रहा होगा, तो आप बोलोगे स्लिपिंग ना होने के लिए जो एफ की लिमिटिंग की वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन एमजी, या मैं तो कहता इक्वली लिख लो, मिनिमम नहीं, क्या पता नहीं क्या देखना, मिनिमम पूछा है कि क्या पूछा है, सर तो मिनिमम। लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू एमजी या ग्रेटर देन इक्वल टू एमजी होना चाहिए, सर मिनिमम पूछा है। मिनिमम पूछा है तो ये कर लो, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इनटू एन, और एन की वैल्यू किसके बराबर होगी, एन इज इक्वल टू नेट एक्सीलरेशन एम ओमेगा स्क्वायर आर। सर वैसे इसमें नॉर्मल कैसे एक्ट कर रहा है, कोई और फोर्स तो है नहीं जिससे नॉर्मल एक्ट करे फिर। क्या हो गया बेटा, सर इसमें नॉर्मल कैसे एक्ट कर रहा है? नॉर्मल कैसे एक्ट कर रहा है, नॉर्मल उसको वही सरफेस से मिल रहा है और कहां से एक्ट कर रहा है, ओके सर। ये कहां चिपका है, ये ब्लॉक सिलेंडर की वॉल पे चिपका है ना, यस सर। तो सिलेंडर की वॉल उसको बाहर से धक्का देगी कि नहीं देगी, यस। और कहां से करेगा, सरफेस से चाहिए नॉर्मल, सर मतलब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स नॉर्मल प्रोवाइड कर रहा है ना। बिल्कुल, और कोई फोर्स है ही नहीं जो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर सकता है यहाँ पे, ओके, और सर नॉर्मल वो इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। जो ब्लॉक वाला हाँ क्वेश्चन था रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन वाला, उसका सर कोई और तरीका नहीं है सॉल्व करने का? और तरीका क्यों चाहिए सॉल्व करने का, सर इस वाले में ना मतलब फील नहीं आ रहा, समझ से नहीं आ रहा ढंग से। समझ में नहीं आ रहा, अरे भाई उसको रिलेटिव एक्सेलरेशन चाहिए, हाँ या ना, हाँ रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या होता है, ए बी माइनस ए, मतलब ऐसे v तो माइनस, चाहिए, हाँ करेक्ट,
तो बेसिकली आपको कौन सा रिलेटिव चाहिए, उसने कहा वर्टिकल डायरेक्शन वाला रिलेटिव एक्सेलरेशन चाहिए, तो यहाँ पे आपको वर्टिकल डायरेक्शन की एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देनी है, खत्म। कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो गया सर वहाँ पे जी साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना वर्टिकल डायरेक्शन की जो भी एक्सेलरेशन। आएगा, वो वैल्यू आएगी, वो मुझे नहीं मालूम, वो तो आपको फिगर वगैरह पे डिपेंड करेगी, व्हाटएवर इट कम्स, राइट। आपने क्या बोला, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालने का मतलब क्या हुआ कि सर कुछ इस तरीके से आएगा, तो अब रिलेटिव एक्सेलरेशन जिन चीजों का निकालना है उनकी यहाँ वैल्यू रखनी है। उसने मेंशन किया कि मुझे रिलेटिव एक्सेलरेशन चाहिए वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन वाले कंपोनेंट की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी बस, ओके सर। ठीक है। सर इसमें एक फील क्या क्वेश्चन। मतलब, हाँ इसमें सर कुछ मतलब ऐसे होता है ना कभी कभी कि समझ तो आ गया लेकिन थोड़ा डाउट सा लग रहा था। कोई बात नहीं, तो बस सिंपल है वो, अगर आप उस क्वेश्चन को देखो उसने केवल केवल रिलेटिव एक्सेलरेशन पूछा हुआ है, पहली चीज। अब रिलेटिव एक्सेलरेशन कौन सा पूछा है, आप ये मान लो कि भाई बी और ए के बीच में पूछा है, अब बस वहां पे बी क्या है सर, बी वर्टिकल कंपोनेंट है बस ये, और ए क्या है वर्टिकल कंपोनेंट्स है बस, ये मान लो आप। उसने मतलब पूरा बस जो रिलेटिव नहीं दोनों पूछा, की उसने वर्टिकल, उनकी जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है बस उनका रिलेटिव वाला वो निकालना है। एग्जैक्टली। ओके सर। चलिए और बताइए, एनी अदर डाउट्स। सर मुझे टेस्ट के अलावा एक दूसरा क्वेश्चन पूछना था। मतलब किसका है वो, डीपी वगैरह का है, नहीं सर वो प्रीवियस ईयर वाला है। पूछ लो भाई, बताओ। सर उसमें ना दो पुली लगे हुए हैं, स्क्रीन प्रेजेंट करूं या फिर? कर दो, दो पुली वाला प्रीवियस क्वेश्चन नीट में सवाल ही नहीं उठता, दिखाओ जरा। सर दो, या तो पता नहीं जेई का होगा प्रीवियस ईयर। जेई का होगा, हाँ, क्योंकि दो पुली तो सवाल ही नहीं उठता भाई साहब, नीट पूछ नहीं सर सकता। वैसे उसमें प्रैक्टिस ना वन दो। करो क्या, स्क्रीन स्क्रीन शेयर करो जरा, तभी तो देख पाएंगे। नीट कभी दो पुली नहीं पूछा है, और जेई ने भी दो पुली के अच्छे क्वेश्चन 1968 के बाद से पूछना बंद कर दिए, सिंपल सही होगा वही। सर दिख रहा है? हाँ, इन द अरेंजमेंट्स, listen. In the arrangement shown in the figure, the ants P and Q of an, देखो ये कंस्टेंट मोशन का है, ठीक है। कंस्टेंट मोशन आपके में इस लेवल का नहीं कराते हैं, ठीक है। बाकी इस टाइप का क्वेश्चन तुम मेरे को व्हाट्सएप पे बताना, मैं आपको वहां पे बता दूंगा। इसमें कंस्टेंट मोशन लगता है, कंस्टेंट मोशन का मतलब सुन रहे हो, रेस्ट्रिक्टेड मोशन, कि सर ये रोप अगर इतनी जाएगी तो ये कितना ऊपर जाएगी, उस पे बेस्ड है। उस कंसेप्ट पे अपने क्वेश्चन बहुत बेसिक पूछे जाते हैं, तो आपको हम कंस्टेंट मोशन के नाम से नहीं कराते, जितना आपके मतलब का है वो ऑलरेडी हम करा चुके हैं, ठीक है। सर ये कोई वाला भी दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें सर ये वेलोसिटी के कंपोनेंट निकाल, देखो इसमें है कुछ नहीं, ये जो नेट वेलोसिटी ऊपर जा रही है उसके दो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएंगे और उनके उस कंपोनेंट से इक्वल कर देना, और कहीं कुछ नहीं है। बट आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करना, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे आपके मतलब का है, बिकॉज दैट्स नॉट इन आवर काइंड ऑफ सिलेबस, ठीक है सामी। ओके सर। हाँ, नीट में नहीं है प्रीवियस ईयर, ये जेई का प्रीवियस ईयर होगा। हाँ सर वो जेई का होगा। सर दो पुली वाले क्वेश्चंस नहीं करना है मैं। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। दो पुली वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं मैं, मतलब मैंने देखे थे क्वेश्चंस तो ट्राई किए थे। ओके नहीं, दो पुली के कुछ बेसिक बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, वो दो पुली का होना या ना होना कोई औचित्य नहीं होता, वो क्वेश्चन आप एक बार कर सकते हो, बट अदरवाइज आप अवॉइड करो। आपको प्रैक्टिस मटेरियल में जिस टाइप के क्वेश्चन करने हैं वो आपको मिल जाएंगे, अननेसेसरी और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ओके ठीक है। सर मतलब हमारे सिलेबस में वो लैडर वगैरह वाले जो भी कंस्ट्रेंट मोशन का वो सब वैसे नहीं है? नहीं, लैडर का कंस्ट्रेंट मोशन आपका एक क्वेश्चन में कराता हूँ, वो रोटेशन में है, ओके सर। ठीक है। लैडर वगैरह तो कंस्ट्रेंट मोशन थोड़ा कर भी सकते हो, बाकी तो ये दो दो पुली वाले तो एकदम अवॉइड करो एकदम, ठीक है, क्योंकि लैडर का एक क्वेश्चन रोटेशन में फिर भी कराऊंगा, वहां से काफी कुछ आपसे बन जाएगा, ठीक है। अदरवाइज इट इज अवॉइडेबल। आप, मैं नहीं बोलता ये आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लो, अगर आपने देखे होंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन उठाए होंगे तो आपको नीट में मिले नहीं होंगे ऐसे क्वेश्चन, अभी तक मिले 10-15 सालों में। सर नो सर, अभी तक तो नहीं मिले। सर इसलिए नहीं कराया जा रहा, सर ठीक है। हाँ जी,
सर लेकिन ये तो प्रैक्टिस केल्विन प्रैक्टिस सेट 1 में क्वेश्चन दे रखा था। बिल्कुल मान रहा हूँ, बिल्कुल दिए हैं, उसमें और भी हाई लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं। सर हो थोड़ा सा गया था। प्रॉब्लम ये है, मैं बताता हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि वो इंजीनियरिंग और जो उसके मॉड्यूल्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर क्या करूँ मैं, सेम सही है। ठीक है, बस अपने नीट प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इट इज गेटिंग अपग्रेडेड राइट। अभी नया मॉड्यूल्स हैं वो काफी उसमें चेंजेस हो रहे हैं टाइम के साथ साथ, धीमे धीमे अपग्रेड हो रहे हैं, तो बिल्कुल होंगे, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ। और इनसे टफ क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है जो आप पूछ रहे थे, जो सामने पूछ रही थी, दैट इज स्टिल अ वेरी इजी क्वेश्चन। इससे और टफ टफ क्वेश्चन है वहाँ पे। ठीक है, इसीलिए तो हम आपको गाइडलाइन देते रहते हैं कि डीपीपी पहले करें, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, उसके बाद टाइम मिले तो फिर और क्वेश्चंस पे जाएं। ठीक है, चलिए और कोई। इजी क्वेश्चन है वो, ज्यादा परेशान नहीं हो, बहुत इजी है। सेम क्वेश्चन जब बोला फिर वेलोसिटी के कंपोनेंट को इक्वल करना है आपको, और कहीं कुछ नहीं करना। सर पता नहीं, मैंने एकदम से कर तो दिया था लेकिन उसका आंसर ही गलत आ रहा था। कोई बात नहीं बेटा, पर एक क्वेश्चन नहीं तो परेशान नहीं होते हैं। ठीक है, सर स्क्रीन ब्लर आ रही है थोड़ी सी। ब्लर हो गई है। यस सर। थोड़ी देर पेशेंस रखते हैं, 10-5 सेकंड शायद हो जाए। सर अब ठीक हो गई। हाँ जी, चलिए हो गए सारे डाउट, कुछ रह गए? सर आपने पिछली क्लास में 2 क्वेश्चंस दिए थे। दिए थे, कौन से क्वेश्चन थे बताओ जरा। सर वही फ्रिक्शन फ्रिक्शन मतलब कैसे हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो या ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो कैसे हो सकता है ये? यस और सर। दूसरा? सर दूसरा वो था, बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो उसमें वर्क डन कितना होगा। हाँ तो भाई दोनों के आंसर्स क्या क्या आए थे बताओ जरा। सर पहले वाले का तो ऑल ऑफ द अबव आएगा करेक्ट। और दूसरे वाले का जीरो। दूसरे वाले का जीरो। करेक्ट। किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। अंश, कृष्णा मुझे पता है स्क्रीन ब्लर है, डोंट वरी, मैं इसलिए तो कुछ बोल नहीं रहा हूँ, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट टू बी गेटिंग बेटर, अदरवाइज आई विल जस्ट रीजॉइन इट अगेन। सर हाँ बोलो सर बोलो। नेगेटिव और जीरो फ्रिक्शन था, उसका एग्जांपल बता दो एक बार। किसका? सर नेगेटिव और जीरो फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन नेगेटिव जीरो कुछ नहीं होता, सर वर्क वर्क डन बाय डन की बात हो रही है। वर्क डन। आपको पूरी बात बोला करे ना यार, ओके सर। यही दिक्कत होती है, छोटी छोटी बातें हम बोलते नहीं और फिर हमारे दिमाग से स्किप करते चली जाती है। अच्छा ये बताओ, व्हेन यू वॉक, शायद हमने बात की हुई है, व्हेन यू वॉक फ्रिक्शन किधर की तरफ लगता है आपके ऊपर? जहाँ हम वॉक कर रहे हैं मतलब उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में आप वॉक करते हो उसी डायरेक्शन में कौन सा फ्रिक्शन लगता है? वो काइनेटिक स्टैटिक। से। काइनेटिक, जब भी काइनेटिक फ्रिक्शन आ रहा होगा तो समझ जाना कि दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे होंगे। डू वी स्लाइड व्हाइल वी वॉक? नो सर। वी डोंट स्लाइड। ठीक है, द स्टैटिक, जितनी देर आपका फुट, आपके फीट जो है वो ग्राउंड से कांटेक्ट में रहते हैं उतनी देर आप स्टैटिक, दोनों एक दूसरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहते हैं, वहां पे फ्रिक्शन लग रहा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। आप पैर को उठा लेते हो फिर फ्रिक्शन की बात ही खत्म हो जाती है और पैर को उठा के आगे लेके जाते हो। ठीक है, तो जितनी देर आप दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होते हैं उतनी देर वहां पे कोई स्लाइडिंग नहीं हो रहा होता, कोई स्लाइडिंग नहीं होता है, इसीलिए आप बोलते हो कि कोई भी तरीके का, किसी भी तरीके का कोई फ्रिक्शन वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होता, केवल स्टैटिक फ्रिक्शन होता है पहली बार। और जब जब स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा तब तक वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं सकता एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा आएगा, तो आप बोलोगे कि सर जितनी देर आपका पैर टच में था उतनी देर आप पे फ्रिक्शन लगा था आगे की तरफ,
उतनी देर आपके पैर का कोई भी मोशन हुआ क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? नहीं। आपने जब पैर को ऊपर उठाया तब फ्रिक्शन खत्म हो गया। तब फ्रिक्शन कैसा हो गया? खत्म हो गया। तो आप बोलोगे फ्रिक्शन का वजन कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स, उस फोर्स की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। यस। ठीक है, हालांकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से भी कई बार वजन पॉजिटिव नेगेटिव आ जाता है। पहली चीज। दूसरी बात, नेगेटिव, अरे नेगेटिव तो हमेशा ही आता है। एक बॉडी है, इस बॉडी को आप आगे की तरफ खींच रहे हो, इस केस में फ्रिक्शन पीछे की तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है। देखो डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री है। तो आप बोलोगे वजन बाय फ्रिक्शन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। ओके सर। और सर रोलिंग और फ्रिक्शन जब रोलिंग फ्रिक्शन मतलब इट्स डिफरेंट, राइट? स्लाइडिंग जब बॉडी घसीट रही होती है, और रोलिंग जब रोल कर रही है, बॉडी रोल कर रहा होता है, राइट, उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। वहां सर पे फिर उसका स्लाइडिंग नहीं हो रही होती है। वहां पे स्लाइडिंग नहीं हो रही थी। बॉडी जब भी रोल करती है, रोल का मतलब समझते हैं, तो घूमती है। टायर्स और कार की बात करें ना, कार के टायर्स और रोड की बात करें, आप बोलते हो उसमें कौन सा फ्रिक्शन लगता है? सर रोलिंग फ्रिक्शन लगता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन में आपको और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। रोलिंग फ्रिक्शन डेफिनेटली आपका नॉर्मल स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, जिसमें बॉडी घिसटती है, उससे कम लगता है। तभी तो अपन रोलिंग फ्रिक्शन की तरफ जाते हैं, तभी तो बॉडी को रोल कराते हैं, rather than खिसका के ले जाना। ठीक है, यस। क्योंकि ओके। रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेसर देन दी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्लियर है? सर ये ऐसा होता क्यों है, मतलब कम क्यों लगता है? नहीं समझ में आया, फिर से बोलो। रोलिंग फ्रिक्शन कम क्यों लगता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से? रोलिंग फ्रिक्शन कम इसलिए लगता है कि अगर आप देखो रोलिंग के केस में कोई बॉडी का जो टच पार्ट है वो बहुत कम होता है। टायर्स देखे हैं? सर लेकिन फ्रिक्शन तो नॉर्मल पे डिपेंड करता था, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे नहीं करता था। स्लाइडिंग फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, डेफिनेटली। बट वहां स्लाइड नहीं हो रहा है कोई, वहां पे रोल हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, एक डिफरेंट काइंड है। जब भी हम फ्रिक्शन की बात करते हैं ना कि फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया, ठीक है, तो हम बात करते हैं बेसिकली स्लाइडिंग की बात करते हैं, जब बॉडी स्लाइड होती है। ये रोलिंग एक स्लाइडिंग से डिफरेंट है, पहली चीज। दूसरी बात, आप बोलते हो कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, एरिया पे डिपेंड नहीं करता, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एरिया पे फिर भी डिपेंड करता है। आप जो बात करते हो कि एरिया पे डिपेंड नहीं करता, वो आप बात करते हो स्लाइडिंग के लिए। whenever we talk about sliding friction। बॉडी को घिसटाना है तब वो एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, बट यहाँ बॉडी को घिसटाना नहीं है, यहाँ बॉडी रोल कर रही है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रिक्शन है। इसमें वो कंसेप्ट नहीं आता, इसमें आपको टच पॉइंट बहुत मिनिमम है। आप कहते हो कोहेसिव बॉन्ड बहुत कम बनते हैं, कोहेसिव बॉन्ड बहुत कम बनते हैं, किस वजह से आप बोलते हो कि वहां पे फ्रिक्शन बहुत कम होता है। ठीक है, when we talk about the area, we talk about the sliding friction। this rolling is something different। ओके सर। चलिए, और कुछ? रोलिंग की जो, हाँ मतलब कोई एडिसिव समझ के आते हैं। मेरी मिस्टेक थी, एडिसिव फोर्सेस की बात कर रहा था। ठीक है, और रोलिंग की जो कहते हो ना कि कैलकुलेशंस है, वो एकदम ही अलग है। उनकी बात ही हम नहीं करते, इसलिए वो हमारे सिलेबस में नहीं आता। बस हमें पता होना चाहिए कि रोलिंग क्वेश्चन क्या होता है। और बताइए। सर स्क्रीन ब्लर है। हम्म, हाँ, चलो एक बार रिविजन किया ही जाए।
चलो नाउ इट्स मच बेटर राइट, इतना ही मांग रहा था। Yes, sir. चलिए अब भाई वो आपको समझ में आ गया कि देखो भाई बॉडी ऊपर जाएगी, बॉडी वापस अपनी जगह पे आ गई तो आप बोलोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, बॉडी वापस अपनी जगह आ गई ना, तो आप बोलोगे वर्क डन बाय ग्रेविटी इन दिस केस इज 0। एक्चुअली जब वो बॉडी ऊपर जा रही है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव, जब वो नीचे आ रही है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव, और दोनों ही केस में वर्क डन कैसा होता है सेम, आप तो दोनों प्लस और माइनस मिला के टोटल कितना हो जाता है 0, ठीक है। चलिए क्या क्या बातें हुई थी जरा बताओगे? क्या क्या बातें हुई थी वर्क में जरा बताओगे? अरे भाई कोई बताएगा क्या क्या बातें हुई थी? सर एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व वर्क डन देता है, बस ये बताया था लास्ट आपने। वेरिएबल और कांस्टेंट कांस्टेंट, यस सर, वर्क डन दे दिया था। यस सर। चलिए चलिए मैं ना सर अब बात करेंगे, फोर्स हो गया ना, वर्क डन हो गया, चलिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कुछ एनर्जी की बात करेंगे, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी। इससे पहले थोड़ा सा एक और बात कर लेते हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। हाँ भाई बेसिकली फोर्सेस दो टाइप से हम एक डिवाइड करते हैं, एक का क्लासिफिकेशन करते हैं, एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, आप चाहो तो इसमें अपना पॉइंट लिख देना, द फोर्सेस फॉर व्हिच द वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, it only depends on initial and final position. Such forces are conservative forces. Forces for which work done does not depend on the path. It only depends on initial and final position. ऐसे फोर्सेस जिनकी वजह से वर्क डन जो होता है वो आप बॉडी को किस पाथ से लेके गए हो दो पॉइंट के बीच में, उस पर डिपेंड नहीं करता। आप ए से बी जाना है, आप दूसरा पाथ लेके जाओ, तीसरा पाथ लेके जाओ, किसी भी पाथ से लेके जाओ, the work done in every case will be same. It only depends on initial and final position. ठीक है, so that is basically आप बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कैसे हो गए सर? ऐसे फोर्सेस जिनकी वजह से जो वर्क डन होता है that depends on the path, ठीक है, अलग अलग रास्ते से आप एक पॉइंट के बीच में जाओगे तो आपका वर्क डन बाय सच फोर्सेस विल बी डिफरेंट, है ना। द फोर्सेस फॉर व्हिच द वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ, फॉर डिफरेंट पाथ्स द वर्क डन विल बी डिफरेंट। तो ऐसे दो पॉइंट इसमें आप लिख लेना, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस में कुछ एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। सिमिलरली स्प्रिंग फोर्स, है ना, आगे जाके आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ोगे क्लास 12, वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स होगा। नॉन कंजर्वेटिव का सबसे सिंपल एग्जांपल हम बोलते हैं दैट इज फ्रिक्शन। अब आप सोचो फ्रिक्शन में एक जगह से दूसरी जगह जाने में अगर आपने ज्यादा वाला बड़ा रास्ता पकड़ा तो ज्यादा फ्रिक्शन मतलब ज्यादा एनर्जी लॉस होगा क्योंकि ज्यादा बर्डन होगा। जबकि शॉर्ट वाले रास्ते से जाओगे आप ए से बी में तो आप बोलोगे वहां पे कम घिसते चीजें और आपका कम बॉडी चलेगी, तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलेंगे कि सर ज्यादा वाला लंबा रास्ता ज्यादा फ्रिक्शन का वर्क डन,
कम लंबा रास्ता, कम फ्रिक्शन का वर्क डन, ठीक है। तो आप बोलेंगे इस तरीके से फ्रिक्शन का वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ, दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। और कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, these are some examples of conservative force। इनमें सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे ही डिपेंड करता है, कौन से रास्ते से आप जा रहे हो उस पर वर्क डन डिपेंड नहीं करता, जो कि हम थोड़ी देर में देखेंगे। अब मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ठीक है, इसमें लिख लो काइनेटिक एनर्जी में द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू इट्स मोशन, है ना। आप बोलते हो किसी भी बॉडी की एनर्जी ड्यू टू मोशन, मोशन की वजह से कोई एनर्जी आती है तो उसको हम बोलते हैं काइनेटिक, ठीक है। किसी भी कोई बॉडी मूव करेगी, जब भी बॉडी मूव करेगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। So energy possessed by a body due to its motion is called kinetic energy, है ना। For example मैंने कहा body is moving with speed v having mass m, ठीक है, ये मोशन कर रही है तो आप बोलोगे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m v, ये होती है काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे v इसका स्पीड है, ध्यान रखिए ये v क्या स्पीड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम कह सकते हैं। सेकंड फॉर्म जो काफी इंपॉर्टेंट है दैट इज पोटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से समझना बिकॉज ये बहुत लंबे दूरी तक यूज होता है। आपके 12th में इसका बहुत यूज है, पोटेंशियल है, 11th में तो है ही है, 12th में भी इसका बहुत यूज है, कि पोटेंशियल समझना। एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आप सब इसमें लिखते चलो। आप बोलोगे कि सर किसी बॉडी की पोजीशन और उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो उसमें एनर्जी आती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अभी तक आपने सिर्फ एक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी होगी, वो बोलते हैं ना यहाँ पे कम है, हाइट पे जाओ तो, सो दैट इज जस्ट वन टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। वो केवल पोटेंशियल नहीं बोलोगे आप, वो एक उसका टाइप है पोटेंशियल एनर्जी का, आप बोलोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। आप बोलते हो कि सर सिस्टम, कोई भी सिस्टम को बनाया कैसे गया, बनाते टाइम जो वर्क डन किया गया होगा वो वर्क डन इसमें स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अभी डिफाइन इसकी और डेफिनेशन ये करेंगे। मैंने कहा सर सबसे पहले तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट करके इसमें लिख लो, ओनली डिफाइन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, ओनली डिफाइन फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। व्हाई सो? बिकॉज़ आप क्या बोलोगे कि सर इट डिपेंड्स ऑन पोजीशन। कंजर्वेटिव फोर्सेस में अगर आप बोलते हो पाथ डिपेंडेंट नहीं हो, मैंने बोला आपने ए पे रखा, ये बॉडी को लाके ए पे रखा, आप ए पे आप कौन से रास्ते से लेके आए, अलग अलग रास्ते से अगर अलग अलग वर्क डन होगा तो अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो फिर ए पॉइंट पर लाने में आप बोलोगे इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या एक यूनिक वैल्यू डिफाइन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप बोलोगे बताओ ये ए पे आप कौन से रास्ते से लेके आए उस पर डिपेंड करेगा ना वर्क डन, और अगर वर्क डन उस पर डिपेंड करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी उस पर डिपेंड करेगी। जबकि हम चाहते हैं कि सर इस बॉडी को ए पे रख दो तो आपको पता होना चाहिए कि इस पे ए पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो मतलब दिस इज ओनली पॉसिबल कि उसमें यूनिक वैल्यू आए। यूनिक वैल्यू तब आएगी जब वो रास्ते पे डिपेंड ना कर रहा हो मेरा वर्क डन। तो सबसे बहुत हाईलाइट कर दो कि भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। आप चाहो तो उसको यहाँ पे भी एक पॉइंट डाल लो कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। आप इनके डिफरेंस में वो पॉइंट आप अपना कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गई बेसिक डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की जो टेक्निकल डेफिनेशन होती है, पहले तो पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट टर्म होता ही नहीं, ये हमेशा डिफरेंस होता है। हमेशा आप क्या मेजर करते हो? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस मेजर करते हो। उस डिफरेंस में हम एक रेफरेंस ले लेते हैं, उस रेफरेंस में हम जीरो मान लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि सर हमेशा पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। डेल्टा यू, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज है, तो आप बोलोगे डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। अब इसमें आप लिखोगे डेल्टा यू क्या लिखोगे? यूएफ माइनस यू इनिशियल, इसी को तो डेल्टा यू लिखोगे। अगर आप लेते हो कि
यू इनिशियल है वो बेसिकली मेरा रेफरेंस पॉइंट है, और रेफरेंस पॉइंट पे मैंने अगर इनिशियल को 0 ले लिया है ना, अगर मैंने उसको रेफरेंस मान लिया और उस पॉइंट की पोटेंशियल को 0 बोल दिया, तो आप बोलोगे यू फाइनल माइनस इनिशियल इज नथिंग बट यू। एक्चुअली तो आप क्या बोलोगे सर, वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट लाने में जो पोटेंशियल में चेंज आया वही उस फाइनल पॉइंट की पोटेंशियल है, क्योंकि पहले तो 0 ही थी, है ना। मैंने कहा फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 रुपए, तुम्हारे पास 0 रुपए, मैंने कहा मेरे और आपके बीच का पैसे का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे 100 रुपए ना। इट इज सेम एज दैट, जो मेरे पास रुपए हैं उसके बराबर है ना। चाहे आप बोलोगे दैट इज द अमाउंट आई हैव गॉट, और दैट इज द डिफरेंस ऑफ अमाउंट आई हैव, है ना। हमारे और आपके बीच का जो अमाउंट डिफरेंस है वो भी 100 है, और आप उसको ऐसे बोल दो कि नहीं दिस इज द अमाउंट आई हैव गॉट। तो वही बोले एक्चुअली तो आप हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हो, पोटेंशियल एब्सोल्यूट कभी कुछ नहीं होता। बट हाँ, अगर मेरा इनिशियल पॉइंट मेरा रेफरेंस पॉइंट है जहां मैंने उसकी पोटेंशियल कितनी मान रखी है, 0 मान रखी है, तो जो फाइनल पॉइंट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बराबर है। तो हम बोल देते हैं इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी, इतनी है। किसके रिस्पेक्ट में, रेफरेंस के रिस्पेक्ट। अगर मैंने रेफरेंस चेंज कर दिया तो मेरी उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन अलग हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना जब हम बोलते हैं कि इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है, कितनी है, 10 जूल है, तो समझ जाना कि मैंने किसी के रेस्पेक्ट में बात की। सर अगर रेफरेंस 4 है वहां 0 है तो यहाँ 10 जूल है, अगर वहां पे 2 जूल हो जाएगा तो यहाँ 12 जूल होगा, ठीक है। तो हमेशा एक रेफरेंस सेट होता है जो कि जनरली कितनी भी दूर हो, इनफाइनाइट में अगर मेरा पोटेंशियल भी 0 है तो हम बोलते हैं तब यहाँ पे पोटेंशियल की जो वैल्यू है उसको हम एब्सोल्यूट बोल देते हैं, बट एक्चुअली वो रेफरेंस का इनफाइनाइट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो एक्चुअली ये डिफाइन कैसे करते हैं, इसको जरा स्क्रीनशॉट लो, डेफिनेशन की बात करते हैं, टेक्निकल डेफिनेशन इसको आप बोल रहे हो। सर ये इनफाइनाइट वाली बात एक बार फिर से बता दो। अब देखो, potential energy is nothing but work done by external, या बोलोगे कंजर्वेटिव, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। मैंने कहा सर मान लो एक पॉइंट ए और 2 पॉइंट ए और बी के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर किसी बॉडी को यहाँ से यहाँ ले जाने में जो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क होगा उसकी नेगेटिव वैल्यू को आप क्या बोल देते हो, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, है ना। आप बोलोगे सर अगर मुझे ए से बी ले जाने में मतलब डेल्टा यू क्या होगा, यू बी माइनस यू फाइनल माइनस इनिशियल, उसको आप बोलते हो डेल्टा यू। तो आप बोलोगे सर इट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन टेकिंग दिस बॉडी फ्रॉम ए टू बी स्लोली। स्लोली का मतलब होगा कि सर स्पीड में कोई चेंज नहीं आता। अब आप देखो, मान लो यहाँ से यहाँ कोई कंजर्वेटिव फोर्स लगाता है तो इसकी वजह से बॉडी जल्दी तरफ चलेगी, बट मैं उसको बैलेंस करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं, क्या लगाऊं, एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये देखो कि सर अगर मैं इस बॉडी को यहाँ पे रखता हूँ, अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो ग्रेविटी यहाँ खींच लेगी ना, तो उसको करने के लिए मैंने उतना ही बराबर फोर्स लगा रखा है, इसको मैं बोलूँगा एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स नीचे लग रहा है, मेरा एक्सटर्नल फोर्स ऊपर दिख रहा है। अगर मैं धीमे धीमे करके एक कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा एक बॉडी को ऊपर मतलब एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा एक बॉडी को ऊपर लेके जाना, तो आप बोलोगे कि सर इस केस में जो एक्सटर्नल का वर्क डन होगा वो कंजर्वेटिव के ऑपोजिट होगा, क्योंकि मेरा फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स दोनों बराबर है। कंजर्वेटिव फोर्स नीचे लग रहा है, मेरा फोर्स ऊपर लग रहा है, दोनों बराबर है। मैं इस बॉडी को धीमे धीमे करके बहुत ऊपर लेके जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 0 फोर्स से बहुत स्लोली लेके जा रहा हूँ। आप बोलोगे सर मान लो डिस्प्लेसमेंट हुआ टी, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर की तरफ, mg फोर्स लग रहा था नीचे की तरफ, तो वर्क डन आएगा mg into d माइनस का, जबकि मेरा फोर्स का लगा था ऊपर और डिस्प्लेसमेंट हुआ d, तो आप बोलोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किसके बराबर लगा रहा था, mg के बराबर, तो मेरा जो वर्क डन आया हुआ है mg into d। तो गेटिंग माय पॉइंट। तो आप क्या बोलोगे कि सर अगर यहाँ से यहाँ लेके गए, सर f एक्सटर्नल
तो नीचे की तरफ लग रहे हैं F कंजर्वेटिव, यहाँ से यहाँ D डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो जब ये बॉडी यहाँ पहुंचेगी तो आप बोलोगे सर वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना आएगा? F एक्सटर्नल किसके बराबर हो गया? mg के बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बाय mg के बराबर ही होगा ना। तो आप क्या बोलोगे वर्क एक्सटर्नल कितना हो जाएगा? सर mg ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा था और ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोलोगे mgh, और आप बोलोगे कंजर्वेटिव फोर्स का वजन कितना होगा? -mgh। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि सर इट इज आल्सो इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, आप क्या बोलोगे कि सर change in potential energy is nothing but the work done by conservative force in moving a body from initial to final position. उसका negative, it is equal to the negative of the work done by the conservative force in moving from initial to final position, and that is the change in potential energy between initial and final position. It is also equal to the work done by external force in moving that body slowly. slowly का मतलब होता है कि उतना ही फोर्स लगाना है जितना कंजर्वेटिव था। मैं अपना फोर्स ज्यादा नहीं लगाऊंगा वरना उसकी स्पीड में चेंज आ जाएगा, अभी आप क्या पढ़ोगे। तो मेरा फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होगा, मतलब उस बॉडी का कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज नथिंग बट द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो आप उसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। ये इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है। पोटेंशियल एनर्जी की टेक्निकल डेफिनेशन वो क्या है? It is equal to the work done by the conservative force, negative of the work done by conservative force in moving from initial and final position, or it is equal to the work done by external force in moving from initial and final position. क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? सर मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है ना ये डेफिनेशन? पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छे से समझ लेना। सर सर ये तो बेसिकली सर। आप बोल रहे हैं। अब अगर आपको याद हो सर तो आपकी आवाज यहाँ आती है, लेट मी। सर हाँ जी बोलो, अब आ रही है। सर ये इधर ये वाले ना मेरे को समझ में नहीं आया, जो आपने वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू mgh, यहाँ पे थोड़ी स्किन ब्लर हो गई थी ना एकदम से, और ये F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू mg। आपने बोला कि बॉडी एक सेकंड, ये समझ में आया था। मैंने इसको होल्ड करने के लिए कितना फोर्स लगाया? इसको फोर्स करने के लिए आपने mg लगाया है। इतने ही फोर्स के साथ धीमे धीमे करके मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो मेरा एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है? mg के बराबर लग रहा है। यस सर। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? सर h जितनी हाइट है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय mgh। पॉजिटिव का नेगेटिव था? क्या सर? पॉजिटिव और नेगेटिव? यस सर ये हमारा पॉजिटिव होगा सर। वाई पॉजिटिव? सर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा यार। ये क्या वेरी गुड। सर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में हो रहा है। यस सर। वेरी गुड, समझ गया मैं आपकी बात, मैं ये सुनना चाह रहा था। अब बताओ mg किधर लग रहा है? ग्रेविटी का फोर्स किधर लग रहा है? सर नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर की तरफ। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? -mg इंटू में हाइट h -mgh। क्या ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क डन नहीं है? mgh और -mgh? यस सर अपोजिट है।
है कि नहीं है? ऑपोजिट है, इसलिए तो ये लिख दिया। या तो आप नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिखो या फिर इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लिखो। बट ध्यान ये रखना है कि एक्सटर्नल फोर्स उतना ही लगना है जितना कंजर्वेटिव फोर्स लगाना चाहिए, उसको बैलेंस करके रखिए। ज्यादा फोर्स लगा लोगे तो फिर ये वर्क डन अलग आ जाएगा। सर हाँ सर जब इक्वल फोर्स लग रहा है कंजर्वेटिव और हमारा मतलब एक्सटर्नल, बॉडी मूव कैसे कर रही है? वेरी गुड। मैंने कहा सर ऑलमोस्ट इक्वल होता है इतना मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा होता है। थोड़ा बहुत इतना माइन्यूट था कि आप अगर उसको देखोगे तो आपको हमेशा ये बॉडी रेस्ट पे दिखेगी, इतना स्लोली लेके। तभी मैंने बॉडी याद यूज किया था, याद किया, स्लोली। स्लोली मतलब आपको हमेशा बॉडी कैसे दिखेगी, रेस्ट पे, इतना स्लो लेके जाएंगे। सर फिर जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो डीएच होना चाहिए ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी तो फिर थोड़ा सा ही होगा। भाई साहब तो मैंने थोड़ा बोला कि थोड़े टाइम में लेके जाओगे, स्लोली चल रहे हो, 2 दिन तक लेके जा रहे हो। अच्छा ओके सर। Did I say that in small time? नो सर। नहीं ना, डेफिनेशन है ये। एक्चुअली समझो, एक डिफाइन करने के तरीके हैं। एक्चुअली ऐसा थोड़ी ना करते हैं कि ऐसे ऐसे करके लेके जाए, ठीक है? ये तो तरीके हैं डिफाइन करने के, डेफिनेशन देने के, तो डिफाइन करते हैं हमने ऐसे, ठीक है? हम एक्चुअली डिफाइन किसके टर्म में करना चाहते हैं, इसके टर्म में, क्योंकि ये तो फोर्स फिक्स है ना, ये तो वेरी नहीं कर रहा ना। तो हम बोलते हैं Yes. हम एक्सटर्नल फोर्स अगर लगाते तो उतने ही फोर्स लगाएंगे तो बर्डन ऐसा होगा, अगर लगाएंगे तो, अगर पॉसिबल हो पाए, ठीक है? यस। बस ये तो डिफाइन करने के तरीके हैं। ऑलमोस्ट जीरो लेके चलते हैं, मतलब मुझे भी मालूम है ऐसे आइडियली पॉसिबल नहीं है, बट हम इतना बराबर रख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जीरो ले लेंगे, नेट फोर्स ऑलमोस्ट जीरो लेंगे तो एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट जीरो आएगा, तो आप बोलोगे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्योंकि अगर वेलोसिटी में चेंज आ गया ना तो ये डेफिनेशन गड़बड़ हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है? मेरी वर्क एनर्जी थ्योरम अभी आगे पढ़ोगे तो ऊपर वो गड़बड़ होने लगेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर जो हमारी मैकेनिकल फोर्स होती है, मतलब जैसे जो अप्लाइड फोर्स हुई, वो कंजर्वेटिव में आती है, नॉन कंजर्वेटिव में आती है? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। जो मैकेनिकल फोर्स होती है ना, जैसे अप्लाइड फोर्स जो हो गई, हम वो जो अप्लाई कर रहे कंजर्वेटिव हैं, में आती है? हाँ जी सर, तो वो ये कोई कंजर्वेटिव में एक आती है? सेकंड, हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये कोई ऐसे स्टैंडर्ड फोर्स को नहीं ना है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, तो आप हमेशा नॉन कंजर्वेटिव में रखोगे ऐसे, तो है ना? ये कोई स्टैंडर्ड फोर्स नहीं है, ये तो वेरी करता है, हमने बढ़ा दिया घटा दिया, ये तो हमारे हिसाब से, तो ये कोई स्टैंडर्ड फोर्स नहीं है। स्टैंडर्ड फोर्स हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में उनको हम डिवाइड करते हैं। ये तो अप्लाई है, जहां जैसा जरूरत होगा मैं उस हिसाब से अपना एप्लीकेबल फोर्स चेंज कर सकता हूँ, कभी बढ़ा दूंगा, कभी घटा दूंगा, कभी स्ट्रेट रखूंगा, कभी 100 चीजें हैं। अप्लाइड फोर्स कोई स्टैंडर्ड फोर्स नहीं है, इसको कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में रखने की कोई जरूरत नहीं है, अदरवाइज अगर रखना ही तो नॉन कंजर्वेटिव में रखो, फिर तो ऐसे तो, ठीक है? तो ये जो चेंज इन पोटेंशियलिटी ये डिफाइन हो रही है, ये किसके अगेंस्ट डिफाइन हो रही है? कंजर्वेटिव फोर्स mg के अगेंस्ट डिफाइन हो रही है, ठीक है? आपका एक्सटर्नल फोर्स का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये तो बस डेफिनेशन में दे दिया। एक्चुअल तो रियल डेफिनेशन ही है भाई साहब, ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स आ रही है। सर हाँ, सर एक बार डेफिनेशन रिपीट कर दीजिए एक बार। it is equal to the negative of the work done by conservative force in moving a body from one point to another. Change in potential energy is defined as the negative of the work done by conservative force in moving a body from one point to another. है ना? External force के टर्म में अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम डिफाइन ही ऐसे करते हैं, it is equal to the work done by the external force against the conservative force, हम उसको मेंशन कर देते हैं, ठीक है? In moving a body slowly from one to one. तो ये 2-3 वर्ड हम उसमें ऐड कर देते हैं, सर तो हम एक्सटर्नल फोर्स के टर्म में डिफाइन करते हैं। हाँ, सर अगर मैकेनिकल फोर्स को अगर हमें क्लासिफाई करना ही है तो उसे कंजर्वेटिव में नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो तो हम डिस्प्लेसमेंट ही देखते हैं ना उसमें। तो मैकेनिकल फोर्स बोले तो आप किस फोर्स की बात कर रहे हो, जो आप लगा रहे हो उसकी बात कर रहे हो? हाँ यस सर। कंजर्वेटिव नहीं है भाई। देखो, मैंने अगर इस बॉडी को यहाँ से यहाँ लेके गया, तो यहाँ से यहाँ ले जाने मान लो फोर्स मैंने लगाया F और डिस्प्लेसमेंट हुआ D, तो आप क्या बोलोगे कि सर इस केस में आपका वर्क डन आ गया F/D। लेकिन अगर मैं दूसरे रास्ते से लेके जा रहा हूँ और हमेशा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, मैं जब तक इधर खींच रहा था तब तक डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा था, फिर मैंने बॉडी को ऊपर खींचना चालू किया तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा था, फिर इधर हो रहा था, फिर इधर हो रहा था, तो आप बोलोगे इस केस का वर्क डन अलग आएगा। यस सर। हमारा फोर्स इसलिए हमको स्टैंडर्ड फोर्स नहीं, ये तो मैं अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज करता हूँ। हम ये जो फोर्स दे रहे हैं ना एक्सटर्नल फोर्स,
ये एक्सटर्नल फोर्स में वर्ड लिखा हुआ है अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट ही लगाना है, ठीक है, तो वो कंजर्वेटिव जैसा ही बिहेव करेगा। ओके सर। मैंने कहा मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी इज बेसिकली सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलते हैं? इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी के अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी स्टोर हुई है, आप देखो इसको बोलते हैं, है ना, हमने किसी बॉडी को इधर उधर मूव कराया होगा अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, तो उसकी वजह से इसमें पोटेंशियल में चेंज आया होगा, प्लस अगर मेरा फोर्स कम या ज्यादा होगा तो उस हिसाब से उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आया होगा, तो नेट टोटल जो आएगी एनर्जी उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल, ठीक है। और चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी अगर हम निकालेंगे तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, ये तो डेफिनेशन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है 11th पूरे में, 12th पूरे में, वो अच्छे से आनी चाहिए आपको। चलिए देन आगे बढ़ते हैं। एक स्क्रीनशॉट, चलिए मैंने कहा सर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन चैप्टर का, दैट इज वर्क एनर्जी। ये बेसिकली रिलेशन बता रहा है वर्क और एनर्जी का, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? लैंग्वेज वाइज आप बोलोगे ना, टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, द टोटल वर्क डन, देख लो इसको वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट, द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस acting on a body, the total work done by all the forces acting on a body is equal to the change in kinetic energy of the body. सर बॉडी के बाद क्या बोला? The total work done by all the forces acting on a body is equal to its change in kinetic energy. Is equal to its change in kinetic energy. That means total work done by all the forces is equal to change in kinetic energy. This is work energy theorem. ध्यान रखना कोई भी फोर्स मिस नहीं होना चाहिए, अगर उस पर 10 फोर्स लग रहे हैं तो 10 फोर्स का वर्क निकालना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब होता क्या है, इसमें आपके सारे फोर्सेस होंगे, इसमें कंजर्वेटिव फोर्सेस भी होंगे और कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी होंगे। इन टोटल में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स भी होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी होगा, तो आप बोलोगे सर दोनों का ही सम करना पड़ेगा आपको। अच्छा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को आप क्या लिख सकते हो? माइनस ऑफ डेल्टा यू लिख सकते हो। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस को आप क्या लिख सकते हो? माइनस ऑफ डेल्टा यू लिख सकते हो, बाय डेफिनेशन अभी आपने पढ़ा, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, माइनस ऑफ डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ काइनेटिक एनर्जी। Delta of kinetic energy plus delta of U. Or you can say that the work done by non-conservative forces is equal to change in mechanical energy.
ये सुनो, कोई दिक्कत यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम ये कोई आपसे वर्क एनर्जी थ्योरम बोलेगा तो आप ये बोलोगे। ये तो हम उसका आगे यूज कर रहे हैं बेसिकली। अब आपने क्या बोला कि सर देखो, एक वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज 0, then change in mechanical energy is 0, then mechanical energy is constant, then change in kinetic energy प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कैसे होने वाले हैं, कांस्टेंट होने वाले हैं। और यू कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। क्या ये बात समझ में आया? अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन 0 है तब आप बोल सकते हो कि सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कैसी रहने वाली है, कंजर्व रहने वाली है। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। क्या बात है समझ में आई? अगर आप बोलते हो कि सर सिस्टम का या बॉडी का टोटल हाँ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस 0 आ रहे हैं, मतलब जो भी वर्क डन होगा वो केवल और केवल किसका होगा, कंजर्वेटिव फोर्सेस जो उस पर लग रहे हैं। तो आप बोलते हो कि पूरे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। दैट मींस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहने वाला है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जब बढ़ रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी, काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। मतलब ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। ठीक है, दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ध्यान रखना, इसने ये कतई नहीं बोला कि बॉडी पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस 0 लग रहे हो सकता है कि सर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं और उनका वर्क डन 0 होना चाहिए। हो सकता है कि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लगे ही ना, नहीं लग रहे होंगे तो वर्क डन 0 होना ही होना है। और अगर लग भी रहे हो तो भी उनका अगर वर्क डन 0 निकल आया है समहाउ, तो आप बोलोगे तो भी ये वाला लॉ आपका वैलिड होगा। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन कैसे पूछ देते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन द मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व व्हेन नो कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, तो आप बोलेंगे नहीं, दिस इज नॉट द स्टेटमेंट। कंजर्वेटिव फोर्सेस लग भी सकते हैं और नहीं भी लग रहे हैं, बट वर्क डन बाय ऑल द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मस्ट बी 0। ठीक है, सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या बोलोगे कि सर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो। सर ये वर्क एनर्जी थ्योरम की जो ये स्टेटमेंट है वो आई कैसे थी, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट आई कैसे, इसका डेरिवेशन होता है तगड़ा सा, जो कि आपके स्कोप से बाहर रहता है। सबको सर हमें याद करना पड़ेगा फिर ये, क्या हो गया, सर फिर याद करना पड़ेगा नहीं डायरेक्टली। क्यों करना पड़ेगा, डेरिवेशन आपके स्कूल में पूछते नहीं इसका, शायद मेरे हिसाब से नहीं पूछते हैं। ओके सर। एग्जाम ये पूछ सकते हैं, मुझे नहीं लगता ये स्कूल में पूछते हैं। आपको कुछ आगे देखना, शायद नहीं पूछते, अगर पूछ रहे हो तो वो भी कर ले जाएगा। कोई लंबा तगड़ा तो नहीं कहूँगा, बट हाँ मतलब बहुत इलॉजिकल से लगता है उसमें, थोड़ा मुझे लॉजिक्स कम दिखते हैं। बट मेरे हिसाब से आपके स्कूल में पूछा नहीं जाता है, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ डेरिवेशन को। तो अगर किसी के स्कूल में तो पढ़ाया जाए तो बता देना, बता देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर ठीक ये है, लेफ्ट साइड वाली सेकंड इक्वेशन कैसे आई? की आवाज बहुत कम आ रही है, जो भी डाउट पूछना चाह रहे हैं। हाँ सर लेफ्ट साइड वाले में जो ये सेकंड इक्वेशन है, इसके नीचे वाली, हाँ ये कैसे आई? ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस लिखा हुआ है। यस सर। अभी क्या पढ़ा था, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। यस सर। वही तो रिप्लेस करके, ओके सर। ये तो मैंने बोला कि ये देखो ये इसके बराबर है, इसलिए यहाँ पे हिंट दे रखी है। और कोई डाउट किसी भी तरीके की शंका? पोटेंशियल एनर्जी
तो रेफरेंस हम लेते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, आप किसी को भी रेफरेंस दे सकते हो। चलिए देन टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए मैं क्या करूँ, देखो ये बॉडी यहाँ पर रखी हुई है, एम मास की बॉडी है, ग्राउंड पर रखी हुई है, ठीक है? यहाँ से एच हाइट तक लेके गए स्लोली, एच हाइट तक बॉडी को लेके गए स्लोली। आपने बोला कि सर चेंज इन पोटेंशियल जरा बताओ कितना होगा। mgh प्लस का या माइनस का? प्लस। मैंने कहा यहाँ पे पोटेंशियल कितनी है तो बताया ना। सर जी जीरो होनी चाहिए, अगर हम इसको जी जीरो ले रहे अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। जी जीरो, जी क्या होता है? सर जीरो होने चाहिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल की जीरो होनी चाहिए। नहीं सर, जहाँ पे आपने ये यू लिखा है ना, ये तो जीरो होना पोटेंशियल चाहिए। जी बोल, हाँ ऐसे बोल, पोटेंशियल जी होना चाहिए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप चाहे यहाँ 0 ले लो, चाहे 1000 ले लो, चाहे 200 ले लो, डेल्टा यू अभी यही आने वाला है, कभी भी। हाँ सर, वो तो हमारे ऊपर है। जो डेल्टा होता है ना, चेंज होता है ना, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता। मैंने कहा मान लो आपने बोला इसको 0 बोला, आप बोले यहाँ से यहाँ वर्क डन करना पड़ेगा, ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, आप बोलोगे वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा, माइनस mg। अगर यहाँ 0 माना है तो यहाँ पे पोटेंशियल जी की वैल्यू आ जाएगी mgh। अगर आपने बोला नहीं सर मैं यहाँ 0 नहीं मान रहा हूँ, यहाँ तो मैं 100 जूल मान रहा हूँ, कितनी मान रहा हूँ, 100 जूल मेरा मतलब है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कितनी आ जाएगी। डिफरेंस विल रिमेन द सेम, डिफरेंस इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। रेफरेंस पे डिफरेंस नहीं डिपेंड करता पोटेंशियल जी, इसी पॉइंट की पोटेंशियल डिपेंड। आप बोलोगे डिफरेंस तो अभी भी यही रहेगा, चेक करके देख लो। कहने का मतलब क्या होता है, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसका आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है। उसने बोला कि सर जब आपने किसी पॉइंट पर रेफरेंस 0 लिया था, तब यहाँ पे आपकी पोटेंशियल थी x थी। अब आप बोलते हो इसको 0 मान लिया, क्या मान लिया इसको 0, तो आपने बोला कोई दूसरे पॉइंट की y पे बताओ पोटेंशियल कितनी। तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ से आप सिंपली y की पोटेंशियल निकाल लो कितनी होगी। जो भी पोटेंशियल आएगी आप बोलोगे देखो पहले x थी ना, x को 0 कर दिया, मतलब आपने कुछ अमाउंट प्लस या माइनस किया होगा। जितना अमाउंट प्लस या माइनस किया होगा 0 करने के लिए, उतना अमाउंट हर पॉइंट पे आप प्लस या माइनस करेंगे। देखो यहाँ पे 0 थी तो मेरा आंसर कितना था mgh। इसने बोला अब इस पॉइंट को आपने 100 जूल मान लिया, कितना मान लिया 100 जूल, मतलब 0 वाले पॉइंट पे आपने कितना ऐड किया 100 जूल, इसका मतलब हर पॉइंट पे आपको 100 जूल ऐड करना। तो अब यहाँ की पोटेंशियल कितनी होगी mgh%। कुछ लोग इसको 0 मानना चाहते हैं, मैंने कहा इसको 0 मान लो। अगर आप इस पॉइंट को 0 मान लेते हो तो आप बोलोगे इस पॉइंट की पोटेंशियल कितनी होगी -mgh। यहाँ से यहाँ जाओगे अभी भी देखो पोटेंशियल डिफरेंस mgh ही आएगा। ये बात समझ में आ रही है, पोटेंशियल के बेसिक बन जाएगी, ठीक है। तो पोटेंशियल इसको नोट पॉइंट में डाल लो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस पॉइंट। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द रेफरेंस पॉइंट, हाईलाइट कर लो। बट पोटेंशियल एनर्जी डज डिपेंड, किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी अगर आपका रेफरेंस पॉइंट की एनर्जी चेंज हो गई या रेफरेंस पॉइंट अलग हो गया, बट चेंज बिटवीन टू पॉइंट्स विल रिमेन द सेम ऑलवेज। चाहे आप रेफरेंस चेंज कर दो, चाहे कुछ भी कर दो, इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैंने एक चीज और देख लो, आपने बोला था ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, राइट। रख के देख लो, मैंने कहा सर यहाँ से बॉडी को यहाँ लाने में दूसरा ये रास्ता है, ठीक है, अभी भी ऐसा है। आप
यहाँ से यहाँ लेके आए या फिर इस बॉडी को यहाँ से यहाँ लेके और फिर वापस यहाँ लेके आए, दोनों ही केस में देखो वर्क डन कैसा आएगा, सेम आएगा। कंजर्वेटिव फोर्स है ना भाई साहब, किसी भी रास्ते से लेकर वर्क डन हैज टू बी सेम। अगर आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट कैसा है, सेम है। मैं कहा यहाँ से देखो इसको वर्क डन कितना लाना पड़ेगा, इस केस में जो वर्क डन करना पड़ेगा ग्रेविटी को कितना करना पड़ेगा, mgh। आप जरा देखो इस केस में फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है mg sin थीटा। सर ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, अगर ये h है तो ये आएगा आपका h by sin थीटा। ये राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करना है, ये d है, ये डिस्प्लेसमेंट d है, आप बोलोगे d cos थीटा होगा और ये d sin थीटा h होगा। कितना होगा, अगर इसको d मानोगे तो ये d cos थीटा होगा। अगर ये d है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर ये d cos थीटा होगा और ये d sin थीटा। d sin थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, h, तो d की वैल्यू किसके बराबर होगी, h by sin थीटा। आप बोलोगे इस केस में जो वर्क डन निकालना पड़ेगा वो कितना आएगा, फोर्स है mg sin थीटा, इस डायरेक्शन में लग रहा है नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही की तरफ हो रहा है, कितना हो रहा है, इनटू h by sin थीटा। तो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो गया, वर्क डन मिल गई mgh। अब आप यहाँ तक तो ले आए, इसको हॉरिजॉन्टल मूव कराने में ग्रेविटी का तो कोई रोल है ही नहीं है, तो आप वापस से इस पॉइंट पर लेके आ गए। इस केस में ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल, तो इस रास्ते में तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा, 0। तो देखिए भाई साहब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लाने में या इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लाने में दोनों ही केस में आपका वर्क डन कितना हुआ, mgh हुआ, बिकॉज इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स। सो दिस इज हाउ आपको कभी बोला जाता है कि प्रूव करो कि ग्रेविटी कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो एक दो ऐसे केस से हम प्रूव कर देते हैं कि आप डिफरेंट पार्ट से बॉडी को लेके आ रहे हो, फिर भी दोनों ही केस में या तीनों ही केस में, एक दो केस और ले लेते हैं ऐसे ऊपर पावर था लेके दिखा देते हैं, तीनों ही केस में आप क्या बोलोगे, जो वर्क डन आएगा वो कैसा आएगा, सेम आएगा। So it shows that the work done only depends on initial and final position, and this says that the gravity is a conservative force. क्या बातें क्लियर हैं? यस सर। Any doubt? पास लेना काफी है। ठीक है, चलिए देखते हैं स्क्रीनशॉट में। अगर कोई डाउट नहीं है देन थैंक यू, बाय बाय।